नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपने करियर को बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय सेना में भर्ती के लिए एनसीसी कैडेटों के लिए विशेष प्रावधान क्या है। क्या ये सही रास्ता होगा? सेना में जाने के लिए कितना मददगार होगा? इसको लेकर बात करेंगे। आखिर कैसे इसके जरिए सेना में करियर बना सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल आर.एस. भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे आप इस विषय को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण, रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे, जो भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी जो सर्विसेज कंपनी है उसके संस्थापक हैं और इसके साथ ही करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में भी कार्यरत हैं। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है, लगातार युवाओं को प्रेरित करते हैं। सर, इस पूरे कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगातार आप युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है आपका जो कार्य है उनके करियर बिल्डिंग में मदद करता है और सही मार्गदर्शन के जरिए उन्हें सही दिशा प्रदान करता है, एक सही मंजिल तक पहुंच जाता है। आज के इस कार्यक्रम में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना में भर्ती के लिए एनसीसी कैडेट्स के लिए क्या विशेष प्रावधान है। सर, पहला सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूँगा। एनसीसी का एक उद्देश्य भारतीय सेना में करियर बनाने के लिए कैडेट्स को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। क्या सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कैडेटों का कोई दायित्व होता है? ये बहुत ही आपने शुरू ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल से किया है कि एनसीसी ज्वाइन करना एक वॉलंटरी होता है जी। और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उनको कंपल्सरीली सेना के लिए अप्लाई करना ही है, ये आवश्यक नहीं है। जी, आपके ऊपर यानी कि फोर्स नहीं रहेगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, पर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर, क्या प्रशिक्षण के दौरान एनसीसी कैडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलती है? क्या ये जो उपलब्धि है वो हासिल कर पाते हैं आप? एनसीसी के दौरान में उनको जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक उसमें यह है कि उनको रेजिमेंटल लाइफ क्या होती है, रेजिमेंटेड वे ऑफ लाइफ क्या होता है, उसकी और वैल्यू सिस्टम्स उनके अंदर बिल्डअप किए जाते हैं ताकि उनमें अनुशासन डेवलप हो, अपने कार्य के प्रति उनकी जिम्मेवारी महसूस करें, तरीके से वो अपना काम कर सकें, स्मार्टनेस रह सके और किसी के हुक्म के नीचे काम करने की उनमें वो आदत बने और अच्छी चीज़ों को, गुड इथोस अपने अंदर बिल्डअप करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है एनसीसी के द्वारा। तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग के रूप में ही ये सारा कुछ होता है। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत जो है वो आपकी मजबूत हो जाती है, नींव आपकी मजबूत हो जाती है, तो फिर सेना में जब आप भर्ती के लिए जाते हैं तो आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट फिर मिलता है। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है वो सीधे तौर पर गेन होता है। एनसीसी की ट्रेनिंग में किन गुणों का विकास होता है जो आगे भारतीय सेना ज्वाइन करने में मदद करते हैं? सर, ये भी आप दर्शकों को बताएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसमें वो है कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनमें सेक्युलर आउटलुक डेवलप किया जाता है, होता है कि देश सारा एक है, सब जाति धर्म सबको मतलब अपना धर्मनिरपेक्ष देश है, वो आउटलुक उनमें पैदा किया जाता है। चरित्र निर्माण बहुत इम्पॉर्टेंट है और टीम बिल्डिंग, टीम के अंदर कैसे काम करना, ये क्वालिटी उनमें डेवलप होती है। खुद की उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं और जैसे सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनमें डेवलप होता है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये उनमें मुद्दा डेवलप किया जाता है
और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको समझ में आता है। बिल्कुल, शुरुआत में ही तैयारी इस प्रकार से करवाई जाती है कि मजबूती उन्हें मिलती है और कहीं ना कहीं उनकी जो धारणा है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मजबूती आती है, जिसके ज़रिए सेना में आप जा सकते हैं। सर, कैडेट को एनसीसी में सर्टिफिकेट कब मिलते हैं? कितने प्रकार के ये होते हैं? कितने सर्टिफिकेट उन्हें लेने होते हैं? इसको लेकर क्या जानकारी, इसको लेकर क्या प्रोसीजर है? एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए, बी और सी। जी। ए जो सर्टिफिकेट है वो जूनियर डिवीज़न लेवल पे मिलता है और इसमें आपको 1 से 2 साल की ट्रेनिंग अगर आपने कर ली है और एक आपने कैंप अटेंड किया है तो आपको ये सर्टिफिकेट, और हर एक ए, बी, सी में लिखित परीक्षा ज़रूर होती है, ये ध्यान रखिएगा, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। बी सर्टिफिकेट जो है उसके लिए सर्विस पीरियड सेम है, पर आप पहले ए सर्टिफिकेट किया होना चाहिए और एक कैंप आप किया होना चाहिए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो एनसीसी ट्रेनिंग की अटेंडेंस है, जो परेड की अटेंडेंस है, वो कम से कम 75% होनी चाहिए सीनियर डिवीज़न के अंदर, तब आपकी बी सर्टिफिकेट मिल सकता है। और सी सर्टिफिकेट में ये सब चीज़ों के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो नेशनल लेवल के ऊपर आपने 2 इवेंट्स अटेंड किए होने चाहिए, और तो आप सीनियर डिवीज़न में सी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सर, ऐसे में क्या एनसीसी सर्टिफिकेट में ग्रेड सिस्टम भी होता है? ग्रेडिंग होती है इसमें? इसमें ग्रेड्स होती हैं। इसमें 4 तरह की ग्रेड्स हैं। एक तो ग्रेडिंग ए जिसमें आपको 80% मार्क्स से ज़्यादा मिलते हैं जी। और फिर बी ग्रेडिंग होती है जिसमें आपको कि 79 से लेके 65% तक के मार्क्स हैं। फिर सी ग्रेड है, और अगर आपको 50% से कम मार्क्स मिले हैं, 45% से कम मिले हैं और 50 भी आप नहीं कवर कर पाए तो आप फेल माने जाते हैं। जी, सी ग्रेड से नीचे की जो कैटेगरी हो गई उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में 3 ग्रेड यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अमूमन जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं पूरी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम, अच्छे ग्रेड तक वो पहुँच भी जाते हैं। अगले सवाल को इसमें शामिल करना चाहूँगा पूरी चर्चा में। सर, क्या भारतीय सेना में जाने में एनसीसी सर्टिफिकेट मददगार होता है? सभी दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है सर ये। तीनों सर्टिफिकेट मददगार होते हैं जी। पर मुख्यतः जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सी सर्टिफिकेट है एनसीसी ट्रेनिंग का, जिसका लाभ सबसे अधिक मिलता है। सी सर्टिफिकेट का लाभ सबसे अधिक मिलता है, उस कैटेगरी तक आप पहुंचे, यानी कि अगर आप एनसीसी आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप निरंतर उसमें आगे अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। अलग अलग कैटेगरी जैसे सर ने बताई है, उन कैटेगरी के ज़रिए आप ग्रेड अच्छा पाइए। उसका माध्यम ये बन जाता है कि आप सेना में जब भर्ती के लिए जाते हैं तो उसमें प्रोसीजर में आप शामिल हो पाते हैं। सर, एक और सवाल में इससे जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा। सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में एनसीसी कैडेट को क्या लाभ मिलता है? वो डिफरेंस भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। इसमें सबसे बड़ा लाभ तो हमने जैसे बताया कि एनसीसी सर्टिफिकेट आपने किया है तो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है। उसके अलावा जो दूसरा जो लाभ इनको मिलता है कि इनकी ये दूसरे साधारण कैंडिडेट से एसएसबी के अंदर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपोजर है कई चीज़ों में उनको जो एक्सपोजर मिलता है, जैसे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इनको एसएसबी में एडवांटेज एज मिलती है। मतलब इनका परफॉर्मेंस अपने आप ही बेहतर होता है। इनको कोई खास मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं अलग से, बट क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है एनसीसी का वो उनको मदद करता है एसएसबी को अव्वल दर्जे से करने में। बिल्कुल। तो ऐसे में वो सर्टिफिकेट जो है वो भी कारगर साबित होगा आपके लिए, आप अगर तैयारी करते हैं, आप अगर इसमें अपनी मेहनत करते हैं। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूँगा, इस पूरी चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। सर, क्या कमीशन अफसर की स्थायी कमीशन भर्ती में एनसीसी कैडेट के लिए अलग से कोटा होता है? क्या ये लाभ उनको वहाँ पे मिलता है? बिल्कुल सर, इनको परमानेंट कमीशन के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर रिजर्वेशंस हैं। नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व। जी। जैसे ये सारी तीनों की तीनों जो हैं वो सीडीएस एग्जामिनेशन का पार्ट है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में अपन चर्चा कर रहे थे कि इसमें 22 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जैसे 13 तो आर्मी के लिए हैं, 6 है नेवी के लिए, और जो एयरफोर्स में है वो 3 वैकेंसीज़ हैं। आप ये समझ लीजिए कि 10%
जो CDSC की ओवरऑल वैकेंसीज़ हैं उसमें एयरफोर्स के लिए ये दी जाती है। तो ये सब ये अपने अपने विंग के होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट कमीशन में आप आर्मी विंग के हैं तो आर्मी के कैडेट बन सकते हैं, के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी एयरफोर्स वाले अपने अपने रिस्पेक्टिव उसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो एयरफोर्स कैडेट है और वो जाना चाहता है आर्मी में, तो आर्मी में आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट सर्विस के लिए कर सकते हैं। तो ये तो परमानेंट कमीशन के बारे में ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप तैयारी करते हैं शुरुआत में, अगर आप इस डिफरेंस को समझेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और सही रास्ता आप चुन पाएंगे। आप किसी विषय को लेकर जब तैयारी शुरू करते हैं और ऐसे में अगर गलत डायरेक्शन में आप तैयारी करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये रहेगा कि आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे में सही रास्ता चुनें और सही सब्जेक्ट चुनें, उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ें, तैयारी करें। सर, इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या महिलाएं भी इसमें प्रवेश ले सकती हैं? उनके लिए क्या रास्ते हैं? परमानेंट कमीशन में नो जी, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन जब अगर आप आगे ये सवाल आप आएगा तो जब शॉर्ट सर्विस की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें यस है, परमानेंट कमीशन में नहीं है। और जो परमानेंट कमीशन के लिए जो अभ्यर्थी मेल एलिजिबल होते हैं उनको 3 साल की एकेडमिक एजुकेशन सीनियर डिवीजन में एनसीसी में की होनी इम्पॉर्टेंट होती है। और आपका जो सर्टिफिकेट है सी सर्टिफिकेट, ये 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी गैप नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा। और अगर इससे ज़्यादा गैप होता है तो फिर उसमें क्या प्रोसीजर है सर? वो फिर परमानेंट कमीशन तो ले नहीं सकते हैं। अच्छा, वो उसमें नहीं जा पाएंगे? हाँ, नहीं जा पाएंगे। तो ये जो गैप है इसको आपको कवर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना समय आपका पीछे निकल जाए और फिर आप उसको लेकर तैयारी अगर करते हैं तो फिर आपको उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। सर, तो इसमें मैं एक बहुत अच्छा सवाल था ये आपका, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो आया आपका। ऐसा है कि एनसीसी के सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जो हाईएस्ट एज है, हायर पॉइंट मैक्सिमम एज, वो 26 साल है। और सेना में अफसर बनने के लिए जो हाईएस्ट एज है वो मैंने सीडीएससी का बताया 25 साल। तो अपने आप बिल्कुल उससे क्लियर हो जाता है कि आप बाद में अगर करते हैं या बाद में सर्टिफिकेट लेते हैं तो फिर वो सेना के लिए तो आपके लिए कारगर साबित नहीं हो पाएगा। हाँ, हालांकि आप खुद के लिए उस सर्टिफिकेट के मायने के लिए आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। एक और सवाल में इससे जुड़ा हुआ सर इसमें शामिल करना चाहूँगा। कमीशन अफसर की शॉर्ट सर्विस कमीशन भर्ती में एनसीसी कैडेट के लिए अवसर क्या है, ये भी बताएं आप दर्शकों। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पहली बात तो कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है जी। तीनों सेनाओं के अंग में ये बाई एप्लीकेशन सिस्टम से होता है और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एप्लीकेशन के बेस के ऊपर और आप डायरेक्ट एसएसबी में जाते हैं। पहली बात तो ये। अब आर्मी के अंदर जो है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है, उसके अंदर सी सर्टिफिकेट वाले आप 45 वैकेंसीज़ हैं मेन के लिए और 4 हैं विमेन के लिए। नेवी के अंदर इनको 5% मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा जी। इनको कोई सीट रिजर्व नहीं की हुई है। और अगर आप बाकी चीज़ क्राइटेरिया मीट करते हैं तो एयरफोर्स में 10% सीट जो एफकेट एग्जामिनेशन होता है उसमें शॉर्ट सर्विस वालों के लिए रिजर्वेशन होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। बट माइंड इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स में सिर्फ एयर विंग वालों के लिए ही है अगेन ये जी, जैसे आप ध्यान से सुनें। हाँ, करेक्ट। और आर्मी नेवी के लिए जो है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स, आप तीनों में से किसी भी विंग के हैं तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं। तो ये आपका जो एक सवाल पहले उठा था वो शायद पार्टली आंसर होता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा हुआ वो थोड़ा रिलैक्स्ड है कि आप 2 या 3 साल की एकेडमिक पढ़ाई की है तो भी आप इसमें सीनियर डिवीज़न में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बी ग्रेड अगर आपने सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट में प्राप्त किया है तो भी आप एलिजिबल हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त करने के लिए। और इनका ये है कि ये नहीं है कि एनसीसी सर्टिफिकेट इनको भविष्य में मिलेगा तो अप्लाई कर सकते हैं, वो नहीं है इनके केस में कि मतलब सब कुछ पास हो गए, टेस्ट भी हो गया, सब कुछ रिजल्ट नहीं आया है तो परमानेंट कमीशन के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको हाथ में होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तब आप अप्लाई कर सकते हैं।
स्कूलिंग के समय, स्कूल के टाइम में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एनसीसी में जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं भी जाते हैं। अभी भी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही समझ आएगा कि आखिरकार वहाँ वो जो बच्चे एनसीसी में जा रहे हैं उसका बेनिफिट उनको भविष्य में कितना मिलने वाला है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है और उसके ज़रिए आप किस लेवल पे पहुँचते हैं। वो भी एक माध्यम जो होता है, वो जानकारी जो होती है, अगर आपको स्कूल में नहीं मिल पा रही है, कहीं कोचिंग से नहीं मिल पा रही है, तो आज के इस कार्यक्रम से आपको जानकारी बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। फिलहाल अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। कर्नल साहब हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सर, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या सीडीएसई के माध्यम से एसएससी यानी कि गैर तकनीकी पाठ्यक्रम में कैडेटों को कोई लाभ मिल पाता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो कॉम्पीट कर सकते हैं पर ऐसी कोई उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैंडिडेट की तरह ही आएंगे। अच्छा, सामान्य कैंडिडेट की तरह ही आपको भर्ती में आना होगा, आप अलग से कोई उसमें कोटा आपको नहीं मिलता है। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूँगा सर, क्या एनसीसी कैडेट्स जो मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए कोई विशेष प्रावधान है इसमें? डॉक्टर्स के लिए है कि उनको एनसीसी सर्टिफिकेट अगर उन्होंने किया हुआ है तो ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स का बोनस मिलता है, बी के लिए 3 मार्क्स का और सी सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स का मिलता है। और जो नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एक वैकेंसी एनसीसी के लिए रखी गई है, तो वो इसमें शामिल की जाती है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सर, सेना में अग्निवीर के रूप में अगर हम बात करें तो ऐसे में एनसीसी कैडेटों के लिए क्या प्रावधान है इस भर्ती में? अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन सीट का कोई नहीं है, उनके लिए सब बोनस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। और सर्टिफिकेट्स अगर चाहे आपके पास ए बी सी कौन सा है उसके हिसाब से आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। आर्मी के अंदर ए सर्टिफिकेट वाले को 5 मार्क्स मिलते हैं, बी वाले को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं और सी सर्टिफिकेट वाले को 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर उसने रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में हिस्सा लिया है तो उसको 20 से 25 मार्क का बोनस मार्क्स और भी मिलता है। ये है आर्मी के अंदर जी। और नेवी के अंदर है कि वो बोनस मार्क्स देते हैं बट वो पब्लिक डोमेन में उन्होंने नहीं डाला हुआ है कि कितने परसेंटेज मार्क्स वो देते हैं। एयरफोर्स में जो मार्क्स हैं वो ए सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स हैं, बी के लिए 4 और सी सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स हैं। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है कि ये जो मार्क्स हैं बोनस मार्क्स, ये मेरिट लिस्ट की स्टेज पे दिए जाते हैं, ये पहले से नहीं दिए जाते हैं कि मेरिट बन जाती है, आपके टोटल मार्क्स बन गए उसके बाद में आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं ताकि आपको अपने आप लिफ्ट हो जाते हैं, आप ऊपर चले जाते हैं। यानी कि ऐन वक्त पर संजीवनी का काम करते हैं मार्क्स आपके लिए, जब आप मेरिट में पहुंच जाते हैं और उस समय आपको लगता है कि हाँ ये 5 नंबर या 4 नंबर आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, तब आपके लिए ये नंबर काम आते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें और इस विषय में और जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा। सर, सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए एनसीसी कैडेटों के लिए क्या प्रावधान है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जब से अग्निपथ योजना लास्ट ईयर जून से लागू हुई है, उससे पहले तो हम एक ही तरीका था भर्ती का। अभी अग्निवीर अलग है और रेगुलर कैडर की भर्ती अलग है। तो जो बेनिफिट्स हैं, जो एनसीसी के बेनिफिट्स हैं जो अभी हमने अग्निवीर के लिए बताया, वो के सेम टू सेम लागू हैं रेगुलर कैडर के लिए। तो एज इट इज उसमें शामिल कर लिए जाते हैं। और पहले जो डिफरेंस था वो अब कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे थे कि अग्निवीर के बाद में फिर कुछ चेंजेस हो जाएंगे या पहले रेगुलर जो भर्ती थी वो चेंजेस अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आते हैं, सेम कंडीशन फ़िलहाल बनी हुई है। सर, एक और सवाल इसमें मैं लेना चाहूँगा। सर, जो युवा बच्चे सेना में जाने का ख्वाब संजोए हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें लिए बैठे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे? सबसे पहला संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप एनसीसी के लिए कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लीजिए, वॉलंटियर करिए, एनसीसी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपके लिए एडेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। कैरियर बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने लिए रास्ते जितने ज़्यादा ब्रॉड बेस कर सकते हैं, आपके लिए उतना ही किसी भी व्यवसाय या किसी प्रोफेशन में जाने के लिए
बेटर होता है। इसलिए मेरा यही है कि एनसीसी में अच्छी मेहनत करिए, सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। नेशनल लेवल के इवेंट्स में रिपब्लिक डे है या रॉक क्लाइंबिंग है या इस तरह के जो कोर्सेज में भेजा जाता है, आप उसमें पार्ट करिए, तो आपको आगे आपकी एनसीसी के जरिए फौज में जाने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप अभी से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो फिर आपके लिए मजबूत रास्ता एक तय होता है। मजबूत रास्ते पे आप चल के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं लेना चाहूँगा। कहीं ना कहीं हर मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल होता है, लेकिन उसके अंत में ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस कार्यक्रम के लिए, हमारे पाठकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो भी इस कार्यक्रम को देखने वाले फॉलोअर्स हैं उनके लिए। सर, आपकी नज़र में कैडेट के लिए ज़्यादा मजबूती क्या है? उसका मानसिक रूप से मजबूत होना, उसका शारीरिक रूप से मजबूत होना, या फिर दोनों? देखिए, ऑफिसर के लिए जी, शुरू में आपके दोनों चीज़ें, मेंटल और फिजिकल, शारीरिक और मानसिक तौर पे दोनों ही मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप जीवन में उन्नति करेंगे, फौजी कैरियर में हायर रैंक्स पे जाएंगे, तो फिजिकल का महत्व कम होता जाएगा और मानसिक का ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये चीज़ समझ में आने वाली इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करता है वो ये ना सोचे कि यार मैं तो अगर बाहर रहता तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है और फ़ौज में आके मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ौज के अंदर आप मेजर जनरल की रैंक पहुँचने तक के लिए आपको हर स्टेज के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और कोर्सेज पे जाना पड़ता है और आपको वहाँ पर अव्वल दर्जे प्राप्त करना पड़ता है, तभी आप ऊपर बढ़ते हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो एंड रिजल्ट में ये कि आपकी जो मानसिक इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं वो बेहतर होने से आप ऊपर ज़्यादा जा पाएंगे। यानी मानसिक रूप से आप मजबूत रहें, पूरी कोशिश कीजिए। फिजिकली फिट होना तो ज़रूरी है ही सेना में जाने के लिए, वो तो आपका पहला कदम होगा। इसके साथ ही मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तो आप अच्छी पोस्ट तक पहुंचते हैं। आगे आप डिसीजन जो है वो अच्छे ले पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जब आप आर्मी में होते हैं, देश की सेवा में होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, तो फिर डिसीजन जो है वो आपको खुद को लेना होता है। और ऐसे समय में आप अगर मानसिक रूप से मजबूत हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस कंडीशन में आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आपकी मजबूती बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, एनसीसी कैडेट्स को लेकर हम इस पूरे कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स को लेकर तमाम जो पहलू थे, तमाम जो विषय थे, वो हमने इसमें शामिल किए। एक छोटा सा सवाल मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि हमने बात की थी इनके ग्रेडिंग को लेकर, इनके सर्टिफिकेट को लेकर। सर, जैसे सेना में जाते हैं तो अलग अलग रैंक्स होते हैं, तो क्या एनसीसी का जो पूरा कोर्स किया जाता है उस दौरान भी इनको भी कोई रैंक मिलता है अलग अलग कैटेगरी पे, जब सर्टिफिकेट इन्हें अपग्रेड इनके होते हैं, या फिर सामान्य कैडेट के रूप में गिना जाता है? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे आरआईएमसी हो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर, या एनडीए हो, चाहे आईएमए हो, या दूसरी एकेडमीज हो, शायद पब्लिक को ये नहीं पता है कि कैडेट्स का मैनेजमेंट कौन करता है। कैडेट्स का मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनके साथी ही करते हैं, उनके सीनियर ही करते हैं। तो ये एकेडमीज़ हैं, ये स्कूल्स हैं, वो इंटरनल जो इनका मैनेजमेंट है स्टूडेंट लेवल का, वो स्टूडेंट लीडर्स ही करते हैं। तो उसी तरह से एनसीसी के अंदर भी जूनियर डिवीज़न में भी सार्जेंट रैंक हाईएस्ट होती है और एनसीसी के अंदर सीनियर अंडर ऑफिसर हाईएस्ट रैंक होती है। तो रैंकें बनाई गई है और आजकल तो कई कोर्सेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। एनसीसी बहुत अट्रैक्टिव सेवा है जिसमें आप देखते होंगे कि बच्चों के या कैडेट्स के चेस्ट के ऊपर मेडल्स ही डिफरेंट तरह के चिन्ह लगे होते हैं, जो कि एक प्रोत्साहन या उनको एनकरेज करता है, देश सेवा के लिए आपको एनकरेज करता है। और आपका जो जज्बा है कहीं ना कहीं उसे मजबूती देता है कि मैं एनसीसी में इतना अच्छा मैंने किया है तो आगे मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आपको मिलती है। और देखिए, जैसा कि सर ने बीच में चर्चा में कहा था, देखिए आत्ममंथन बहुत ज़रूरी होता है, आत्ममूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले की जो चर्चाओं में भी हमने इस विषय को लेकर बात की थी। ये अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान बढ़ता है,
आपकी जो मानसिक मजबूती है वो बढ़ती है और आप आगे की ओर अपने आप को पुश करते हैं ताकि आपको सफलता उससे मिलती है। सर, एनसीसी कैडेट्स को लेकर हमने पूरी इस चर्चा में बहुत सारे विषयों को लेकर बातचीत की। एक सवाल मैं और शामिल करना चाहूँगा इसमें, बेहद ही छोटा सा सवाल है पर मायने उसके बहुत हैं। सर, हमने पूरी चर्चा के दौरान बात की कि स्कूलों में एनसीसी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, कॉलेज में भी जाके एनसीसी में शामिल हो सकते हैं, पर क्या सभी स्कूलों में एनसीसी की सर्विसेज मिलती हैं, एनसीसी की जो ट्रेनिंग है वो मिलती हैं, या इसमें भी कुछ प्रावधान है? ये ऐसा है कि एनसीसी सभी स्कूल या सभी कॉलेजेस में नहीं होती है जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका जो क्या चीज़ रेस्ट्रिक्ट करती है कि क्यों नहीं एनसीसी होती है, बिल्कुल उसका मेन है कि फंडिंग का पार्ट आता है कि फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है। एनसीसी का जो फंडिंग है पर्टिकुलरली, जैसे उनके जो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के जो पैसे वगैरह जो खर्चा होता है या कुछ और खर्चे हैं, वो शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजटिंग के हिसाब से ये जितना फैलाव इसका करना चाहते हैं उतना भी फैलाव नहीं हो पाता है। और अगर आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है कि एनसीसी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर एनसीसी को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो देखते हैं कि आने वाले समय में अगर कितना इसमें योगदान मिल पाता है, फैलाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कितना बच्चों तक एनसीसी पहुंच पाती है, हर स्कूल में ये लागू हो पाता है नहीं हो पाता, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रयास ज़रूर किए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सेना में भर्ती होते हैं या नहीं होते हैं ये तो दूसरा पक्ष है। मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं और अपने डिसीजंस लेने में आप सक्षम हो पाते हैं। स्कूल में ही उस लेवल पे ही आपको ये पूरी मजबूती मिलती है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए भी ये संदेश गवर्नमेंट तक पहुँचे कि आप इसमें और प्रयास कीजिए। बहुत सारा स्कोप अभी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जोड़ना है, आप उन्हें आगे बढ़ाइए। आपका एक प्रयास उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। सर, पत्रकार टीवी में इस पूरी चर्चा में आप लगातार तमाम सवालों का जवाब देते रहे हैं। दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा, पत्रकार टीवी आपको मौका दे रही है कर्नल आर.एस. भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं अपना सवाल। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब भी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।